screen question number 8, dissolution of partnership firm, textbook problem. आज के लेक्चर में we will see out of 3 partners when one partner become insolvent, 3 पार्टनर में से जब एक पार्टनर इंसॉल्वेंट बन जाता है तो किस तरह रिमेनिंग 2 पार्टनर उसे हेल्प करते हैं डिसोल्यूशन में, ये हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं. सो केयरफुली हर एक इन अच्छी तरह समझ लो और ये बहुत धीरे धीरे मैं ये प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेटमेंट. ओके, सो फॉर दैट मुझे प्रिपेयर करने, जैसे कि आपको पता है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसमें एक लोन है. मैंने बताया आपको, जब भी डिसोल्यूशन में अगर आपके बैलेंस शीट में आपको लोन दिखेगा तो आपको लोन अकाउंट भी बनाना है एज अ वर्किंग नोट और बैंक अकाउंट. क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है. देखो बहुत ज़्यादा कंटेंट है इस प्रॉब्लम में, सो केयरफुली हर एक पोस्टिंग आप अच्छी तरह समझ लो. सबसे पहले प्रॉब्लम का हेडिंग देखते हैं. देखो प्रॉब्लम के ऊपर सबसे पहला लाइन दिया है, व्हेन वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, जब एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, ऐसा प्रॉब्लम है. ये 3 पार्टनर हैं, सीताराम, गंगाराम एंड राजाराम, और उनका रेशो है 4:2:3. इसका मतलब इनको जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके टोटल 9 शेयर किए जाएंगे, एंड आउट ऑफ दैट 9, 4 विल बी गिवन टू सीताराम, 2 विल बी गिवन टू गंगाराम एंड 3 विल बी गिवन टू राजाराम. ये उनका बैलेंस शीट है. बैलेंस शीट में बहुत सारा कंटेंट है. देखो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक के अलावा बिल्डिंग है, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल और सन्ड्री डेटर. सेम लाइबिलिटी में भी देखिए, अदर देन कैपिटल रिजर्व फंड है. रिजर्व फंड मतलब इन्होंने पिछले कई सालों से जो प्रॉफिट कमाया था उसमें से कुछ पैसा साइड में निकाल के रखा है, रिजर्व फंड. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, पिछले साल का प्रॉफिट भी हुआ. ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर लाइबिलिटी में रहेगा तो ये प्रॉफिट होता है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर असेट साइड में दिया रहेगा तो वो लॉस होता है. इसके अलावा तुकाराम से लोन लिया इन्होंने, आउटसाइडर से लोन लिया है. देन क्रेडिटर और बिल्स पेबल इनका लाइबिलिटी है. बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आज के लेक्चर में आपको अच्छी तरह देखनी है. नीचे प्रॉब्लम के बैलेंस शीट के नीचे दिया है द असेट रियलाइज. क्या कौन सा असेट रियलाइज हुआ है, देखो जरा केयरफुली एक एक सेंटेंस देख लो. आपको असेट में टोटल असेट दिखेंगे, अदर देन कैश इन हैंड और कैश एट बैंक छोड़ोगे आप तो कम से कम 7 असेट है. बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर. लेकिन जब प्रॉब्लम में आप देखोगे तो रियलाइज में आपको असेट्स कम दिखेंगे. ये असेट रियलाइज बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया गया, बिल्स रिसीवेबल के बारे में बताया गया और डेटर के बारे में बताया गया है. लेकिन आप देखिए स्टॉक रियलाइज नहीं हुआ है, मतलब स्टॉक का क्या किया गया है ये प्रॉब्लम में नहीं दिया है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ लो. इफ नथिंग इज गिवन अबाउट एनी असेट तो हमें भी उसका कुछ नहीं करना है, हम वो एंट्री पास ही नहीं करेंगे, बिकॉज वी डोंट नो वो असेट का क्या हो गया. लेकिन यस, ये लाइबिलिटी के बारे में नहीं किया जाता है. अगर किसी प्रॉब्लम में लाइबिलिटी का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो भी आपका जिम्मेदारी है एज अ अकाउंटेंट, आपको वो जो भी उसका बुक वैल्यू है उतना आपको उधर लिखना ही है, बैंक के नाम पे डाल देना है. लेकिन असेट के बारे में आज के प्रॉब्लम में यही मैं आपको बताने वाला हूँ. इफ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट एनी वन असेट सो यू ऑल्सो हैव टू निगलेक्ट दैट. आप उसे मत देखो, आप उसका एंट्री करोगे भी नहीं. ओके, तो चलो इस तरह थोड़ा सा चैलेंजिंग प्रॉब्लम है. हम जो नॉर्मल हमारा डिसोल्यूशन में बिगिनिंग करते हैं उसी तरह करेंगे. सो सबसे पहले सन्ड्री असेट्स में अदर देन कैश इन हैंड, कैश एट बैंक छोड़ के सब असेट में रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर करूंगा. बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, ये सब असेट मिला के इनका सबका टोटल हो रहा है अराउंड 1,59,500. डेटर और स्टॉक 1,59,500. अब देखिए कैश इन हैंड भी है और कैश एट बैंक भी है. मैंने बैंक अकाउंट बनाया है तो वो जो कैश एट बैंक है वो मैं लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000, और वो जो कैश इन हैंड है उसको मैं अलग से इधर लिख दूंगा टू कैश. ओके, दोनों को प्लस करके लिखा भी जाता है. अगर हम बैंक स्लैश कैश अकाउंट बनाते तो मैं इधर लिख देता टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,500. लेकिन मैंने बैंक अकाउंट बनाया है तो मैंने सिर्फ जो बैंक का अमाउंट है उसको लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जो कैश का अमाउंट है उसको मैंने लिख दिया टू कैश. ओके,
मेरा असेट साइड पूरा ट्रांसफर हो गया। नाउ मूविंग टू लाइबिलिटी। पहले पार्टनर लोगों का कैपिटल है तो तीनों का कैपिटल पहले पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में ट्रांसफर करते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 65,000, 45,000 एंड 7,000। रिजर्व फंड है, रिजर्व फंड हम लोग 4:2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया है ये मैं इस प्रॉब्लम में आगे आपको वर्किंग नोट में दिखा दूंगा। फिलहाल मैं इसका पोस्टिंग कर रहा हूँ। बाय रिजर्व फंड 8,000, 4,000, 6,000, ये कैसे आया ये आपको वर्किंग नोट में आगे दिखेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,400 है, वो भी देखो प्रॉफिट एंड लॉस लाइबिलिटी में दिया है तो मैं पार्टनर्स कैपिटल में उसका क्रेडिट में एंट्री करूंगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट असेट में दिया होता तो उसका मैं डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में करता। ओके, आफ्टर दैट लोन है, तुकाराम का लोन है। लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में होता है, सो लोन अकाउंट का क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। और दो लाइबिलिटी है, क्रेडिटर बिल्स पेबल, ये हमारे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे। बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज दैट इज क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल टोटल 16,600। सो इन दिस वे टोटल बैलेंस शीट का कंटेंट मेरा कंप्लीट हो गया। नाउ असेट, जैसे कि मैंने आपको बताया टोटल 7 असेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। आउट ऑफ दैट 7 असेट नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द स्टॉक। स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बोला गया है तो हम भी स्टॉक का कोई पोस्टिंग नहीं करेंगे। जो जो हमें नीचे रियलाइज में बोला है बस वही लिखेंगे। देखो रियलाइज वर्ड आया तो मैंने बताया इसका मतलब आपको मतलब ये होता है कि ये सब प्रॉपर्टी बेच के पैसा बैंक में डाला है। इसलिए पहली बात तो मैं इसका एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में क्यों कर रहा हूँ, तो मैंने आपको ये हर डिसोल्यूशन के प्रॉब्लम में बताया है कि जो भी पोस्टिंग आप पहले करते हो, जैसे असेट का सब पोस्टिंग हम रियलाइजेशन के डेबिट में करते हैं, तो असेट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आया तो उसका पहला एंट्री हमें रियलाइजेशन के क्रेडिट में करना है। ओके, अगर किसी का पार्टनर का नाम दिया है तो हम बाय पार्टनर नेम लिखेंगे उधर। अगर नाम नहीं दिया है, रियलाइज वर्ड दिया है तो हम लिखेंगे बाय बैंक। तो वही करने जा रहा हूँ मैं, बाय बैंक लिख रहा हूँ। और वो सब जो असेट है जो जो मुझे नीचे एडजस्टमेंट में दिया है, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, देन इन्वेस्टमेंट, बिल्स, हाँ ये देखिए जरा, बिल्स रिसेबल एंड डेटर, एंड लिख के एक साथ लिखा है मैंने 20,750 क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन भी वैसे ही दिया है। देखो ये जरा सेकेंड लाइन, इन्वेस्टमेंट 10,650, बिल्स रिसेबल एंड डेटर का अमाउंट मिला के जोड़ के मुझे दिया है 20,750, तो मैं भी वही लिखूंगा 20,750 दोनों को कंबाइन करके। और देखिए किधर भी स्टॉक नहीं है तो स्टॉक का नहीं करूंगा मैं एंट्री। अब ये सबका मैं टोटल कर लेता हूँ 1,06,300। सो रियलाइजेशन के क्रेडिट में मैंने बाय बैंक लिखा है, सेकेंड एंट्री बैंक के डेबिट में जाएगा टू रियलाइजेशन 1,06,300। ना उसके बाद मुझे लाइबिलिटी का इंफॉर्मेशन दिया है, सिंपली उधर दिया है द लाइबिलिटीज वेयर पेड ऑफ, सब लाइबिलिटी पेड ऑफ किया है। तो अभी वो सब लाइबिलिटी मतलब क्रेडिटर भी आ गया उसमें, बिल्स पेबल भी आ गया और ये तुकाराम का लोन भी आ गया, ये सब पे किया है। और इसके अलावा और एक लाइबिलिटी है, देखिए दैट इज इधर हाँ द कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन ₹800 भी है। देखो ऑल लाइबिलिटीज वेयर पेड ऑफ के बाद आपको स्टेटमेंट दिखेगा द कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन वाज 800, मतलब ये 3 लाइबिलिटी और तुकाराम का लोन, टोटल 4 लाइबिलिटी मुझे पे करना है। वापस 4 कौन सा सुनो, एक तो क्रेडिटर, बिल्स पेबल, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और तुकाराम का लोन, ये चारों चीज का मतलब होता है ऑल लाइबिलिटी। और किसी का नाम नहीं है तो ऑब्वियसली हम बैंक का नाम लिखेंगे, क्योंकि पहले मैंने ये सब लाइबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखा है तो इसका सेकेंड एंट्री अब मैं जब एडजस्टमेंट का एंट्री करूंगा तो रियलाइजेशन के डेबिट में करूंगा। किसी का नाम नहीं है तो मैं बैंक लिखूंगा। चलो देखते हैं, तो ये आ गया मेरा टू बैंक, क्रेडिटर अमाउंट इज नॉट गिवन सो 12,000, बिल्स पेबल 4,600, एक्सपेंसेस रियलाइज एक्सपेंसेस 800, तीनों का टोटल हो गया 17,400। रियलाइजेशन के डेबिट में मैंने लिखा है टू बैंक तो इसका एंट्री बैंक के क्रेडिट में जाएगा बाय रियलाइजेशन 17,400। आउट ऑफ 4 लाइबिलिटी 3 मैंने पेड कर दिया, एक बाकी है तुकाराम का लोन, जो लोन तुकाराम से लिया था वो पे करते हैं। ओपनिंग एंट्री हमने देखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन का किया तो ऑब्वियसली अभी हमें डेबिट में एंट्री करना पड़ेगा 10,000 का, किसी का नाम नहीं है तो डेबिट में हम लिखेंगे टू बैंक। चलो इसे पहले क्लोज ही कर देते हैं, फिर सेकेंड एंट्री करते हैं। दोनों साइड में 10,000 है, मैं बैंक अकाउंट क्लोज कर रहा हूँ, सॉरी लोन अकाउंट क्लोज कर रहा हूँ। 10,000 तुकाराम लोन क्लोज हो गया। अब मैंने लोन तुकाराम लोन के डेबिट में मैंने बैंक लिखा है टू बैंक, तो इसका सेकेंड एंट्री मैं बैंक के क्रेडिट में करूंगा
बाय लोन ब्रैकेट में तुकाराम 10,000। सो इस तरह टोटल असेट का पेमेंट हो गया, सॉरी रियलाइज हो गया, टोटल लाइबिलिटी का पेमेंट हो गया। और एक एंट्री इसमें दिया है, देखो एक पार्टनर है, सो सबसे लास्ट वाला पार्टनर दैट इज राजा राम इंसॉल्वेंट हो गया। देखो लास्ट स्टेटमेंट देखो प्रॉब्लम का, राजा राम बिकेम बैंकरप्ट, वो बैंकरप्ट हो गया, बेचारे के पास कुछ पैसा नहीं है देने के लिए, जितना लाइबिलिटी जितना लॉस होने वाला है पूरा लॉस भरने के लिए उसके पास पैसा नहीं है सिर्फ, एंड 1100 ओनली वॉज रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट। तो डिसोल्यूशन में जब पूरा पार्टनर सब फॉर्म लॉस में जाता है और अगर कोई एक पार्टनर के पास वो बोल देता है पापा मेरे पास अभी कुछ नहीं है, मैं सिर्फ आपको, तो राजा राम बोल रहा है मैं आपको सिर्फ 1100 रुपया दे सकता हूँ, तो उसने फर्म को सिर्फ 1100 रुपया दिया और उसने हाथ ऊपर कर दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप दोनों एक पार्टनरशिप फर्म है, जब प्रॉफिट होता था तो हम बांट के लेते थे, अभी लॉस हो रहा है तो आप दोनों मुझे प्लीज़ संभाल लीजिए। और ये हम लोग आज देखने वाले हैं। सो जब भी कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है और उसके घर से उसके प्राइवेट इस्टेट से जब कुछ पैसा मिलता है तो उसका एंट्री किधर किया जाता है वो देखो। देखो आपको सिंपली समझ रहा है कि फर्म में पैसा आ रहा है 1100 रुपया, तो आपको ये अच्छी तरह पता है पैसा आ रहा है मतलब बैंक अकाउंट के डेबिट में एंट्री होगा। और ये पैसा कौन दे रहा है, फर्म मतलब बैंक है ना, बैंक फर्म का सब पैसा बैंक में जमा होता है, इसके लिए मैं इसका एंट्री बैंक में करूँगा। पैसा फर्म में आ रहा है तो मैं बैंक के डेबिट में एंट्री करूँगा। कौन पैसा दे रहा है, ये पैसा राजा राम दे रहा है तो मैं लिखूंगा टू राजा राम कैपिटल। चलो ये एंट्री भी कर लेते हैं। बाय बैंक राजा राम की कॉलम में लिखा देखो मैंने बाय बैंक 1100 और बैंक के डेबिट में लिख दिया टू राजा राम कैपिटल 1100। इसका मतलब राजा राम के घर से वो इंसॉल्वेंट हो गया लेकिन वो अपने प्राइवेट स्टेट से 1100 रुपया 1100 उसने फर्म को दिए है। तो हर सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंट, अच्छा नॉट नेसेसरी कि हर प्रॉब्लम में ऐसा पार्टनर पैसा देता ही है, किसी किसी प्रॉब्लम में आपको दिखेगा पार्टनर कुछ भी नहीं दे सका तो फिर हम एंट्री नहीं करेंगे। अगर कोई पार्टनर अपने प्राइवेट इस्टेट से कुछ पैसा दे सकता है तो उसका एंट्री हम उस पार्टनर के क्रेडिट में करेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट के और बैंक अकाउंट के डेबिट में करेंगे। चलो तो जितना इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में था पूरा हो गया। अब मैं क्लोज करने जा रहा हूँ। मेरा सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट साइड हेवी है 1,76,900, उसे मैंने क्रेडिट में लिख दिया। उसमें से अगर मैं 1,06,300 और 16,600 माइनस करूँ सो आई विल गेट 54,000 एज अ लॉस। और ये 54,000 4:2:3 के रेशियो में बटेगा। सो बाय पार्टनर्स कैपिटल ये आ जाएगा, पहले पार्टनर को सीताराम का 24,000 उसको पे करना है, राजा गंगाराम 12,000 एंड राजा राम 18,000। 4:2:3 में मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इधर लिखा है बाय पार्टनर्स कैपिटल तो ऑब्वियसली इसका सेकेंड एंट्री रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखा है मैंने बाय पार्टनर्स कैपिटल, तो सेकेंड एंट्री पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाएगा टू रियलाइजेशन 24,000, 12,000 एंड 18,000। ओके, अब हमको क्या करना है, हमारे कौन से अकाउंट क्लोज हो गए, देखो रियलाइजेशन क्लोज हो गया और लोन अकाउंट क्लोज हो गया। अब 2 अकाउंट आपके क्लोज होने बाकी हैं, लेकिन ये इंसॉल्वेंसी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले जो इंसॉल्वेंट हुआ है जो बंदा उसको आपको क्लोज करना होता है। लेकिन बिफोर दैट जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको ये सब वर्किंग नोट भी बताने वाला हूँ कि अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कैसे किया। ओके, तो चलो पहले वो देख लेते, बाद में फिर हम इंसॉल्वेंसी का एंट्री पास करेंगे। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले था जनरल रिजर्व 4:2:6 में मैंने जनरल रिजर्व कैसे बांटा देखो। सीताराम को टोटल जनरल रिजर्व 18,000 था तो 18,000 इंटू 4/9। अभी 4/9 कैसे आया, 9 का मतलब 4 + 2 + 6, सॉरी दैट इज नॉट 6, दैट इज 3 होना चाहिए। सो 4 + 2 + 3 टोटल 9 होता है। 9 में से सीताराम को 4th पार्ट मिला है, सो 4/9 8,000। गंगाराम का आउट ऑफ दैट 9 गंगाराम को 2 मिलने चाहिए, सो 18,000 इंटू 2/9 दैट इज 4,000। और राजा राम का 18,000 इंटू 3/9 दैट इज 6,000। ये ऊपर का रेशियो देखो 4:2:3 है, गलती से उधर 6 हो गया लेकिन दैट इज 4:2:3। तो 4 + 2 6 + 3 9 होता है। 9 में से 4 सीताराम को, 2 गंगाराम को और 3 राजा राम को। तो आगे भी याद रखो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये भी 4:2:3 है, तो उसमें बांटा तो 5,400 इंटू 4/9 2,400, 5,400 2/9 1,200 and 5,400 3/9 that is 1,800। सेम हम और एक डिस्ट्रीब्यूशन था
जो रियलाइजेशन का लॉस हुआ डिसोल्यूशन का, अगेन वो भी 4:2:3 में ही बांटेंगे हम। प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ उधर, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, वो 4:2:6 नहीं है, वो 4:2:3 है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 4:2:3 होना चाहिए। दैट इज सीताराम 54,000 इंटू 4/9, 54,000 इंटू 2/9 एंड 54,000 इंटू 3/9, सो 18,000। ये तो वर्किंग नोट मुझे मैंने ऐसे बता दिया जैसे, क्योंकि मुझे मेन दिखाना है इंसॉल्वेंसी, जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ है उसका कैसे अकाउंट क्लोज करना है, उसको कैसे बाकी दोनों हेल्प करेंगे, ये एक्चुअली मुझे एक्सप्लेन करना है, और वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कौन हुआ है हमारा इंसॉल्वेंट? राजाराम। तो चलो देखते हैं पहले राजाराम के पास पैसे कितने थे, कितना पैसा वो घर से लाया उसने, और बाद में कितने का लॉस हो गया और उसको कितने पैसे की ज़रूरत है, सो दैट रिमेनिंग दो पार्टनर उसको हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए मैंने इंसॉल्वेंट पार्टनर्स लाइबिलिटी का एक कॉलम बनाया है। उसमें हम सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल बैलेंस। राजाराम का सबसे पहले जब प्रॉब्लम में आपने बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में देखा होगा, उसका ओपनिंग कैपिटल है 7,000। उसका शुरुआत में जब बिजनेस चालू किया 7,000 उसका कैपिटल था, ये साल के ओपनिंग में। रिजर्व फंड का उसको मिला है 6,000। देखो आपको पहले वर्किंग नोट में दिखेगा 6,000 उसको रिजर्व फंड का मिला है, इसके लिए मैं ऐड करूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस का उसको मिला है 1,800, एक दूसरे वर्किंग नोट में आपको दिखेगा राजाराम को मिला 1,800, और 1,100 ये ऊपर तीसरा में तो उसको मिला नहीं है, उसका लॉस है, वो माइनस होने वाला है। ये दो देखो, ये दो चीज़, जनरल रिजर्व पार्टनर को मिलने वाला पैसा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस लाइबिलिटी में दिया है, मतलब वो भी पिछले साल का प्रॉफिट है, वो भी मिलने वाला पैसा है। लेकिन ये जो रियलाइजेशन का लॉस है ये मिलने वाला नहीं है, उसको भरना है, 18,000 उसको देना है राजाराम को। बट बिफोर दैट कैश फ्रॉम प्राइवेट एस्टेट, उसने अपने घर से पैसा लाया था 1,100 रुपया। इस तरह राजाराम के पास टोटल पैसा था 15,900। ओके, कैसे वापस देखो, 7,000 उसका कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस था, 6,000 उस रिजर्व फंड में से उसको मिला, 1,800 उसको प्रॉफिट एंड लॉस में से मिला, और घर से उसने लाया 1,100। इस तरह 15,900 ही उसके पास है। लेकिन आपने देखा होगा थर्ड वर्किंग नोट में कि लॉस तो टोटल जो भी लॉस 54,000 हुआ था उसमें से राजाराम को 18,000 पे करना है, बट उसके पास तो सब मिला के 15,900 है। तो बोल देगा देखो भाई मेरे पास है 15,900 और लॉस है 18,000, तो मैं इतना तो नहीं दे सकता। तो कितना नहीं दे सकता है, तो उसका नेट लायबिलिटी है 2,100 ब्रैकेट में। इसका मतलब राजाराम ने सीधा बता दिया मेरे पास सिर्फ 15,900 है और भरने हैं 18,000, तो ये ऊपर का जो 2,100 है वो मेरे पास नहीं है, वो मेरा लाइबिलिटी है। तो प्लीज़ आप दोनों मेरे पार्टनर हो, तो ये 2,100 का मुझे हेल्प कर दो, आप वो पे कर दो। अब ये दोनों पार्टनर हैं, उनका रेशो देखते हैं। देखो टोटल रेशो क्या था 4:2:3, उसमें से 3 को हटा दो क्योंकि राजाराम इंसॉल्वेंट हो गया, तो रिमेनिंग रेशो क्या हो गया 4:2। मैं रिमेनिंग क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये बाकी दोनों पहले जो दो पार्टनर है दैट इज सीताराम और गंगाराम, वो दोनों अब राजाराम को हेल्प करने वाले, तो उन दोनों का जो रेशो है उस रेशो में ये दोनों राजाराम को हेल्प करेंगे। सो नेट लायबिलिटी ऑफ राजाराम पेड बाय रिमेनिंग पार्टनर इन 4:2 मीन्स 2:1। देखो 4:2 को मैं वापस डिवाइड करूँ अगर 2 से, तो आई विल गेट 2:1। और आपको पता है रेशो कभी भी हमें ऐसा लेना होता है कि उसको वापस डिवाइड नहीं होना चाहिए। सो 4:2 किधर से आया, रेशो क्या था तीनों पार्टनर का 4:2:3, 4:2:3, उसमें से 3 राजाराम का उसको मैंने हटा दिया, रिमेनिंग रह गया 4:2। 4:2 को वापस मैं अगर 2 से डिवाइड करूँ तो आई विल गेट 2:1। तो इसका मतलब ये जो 2,100 है ये 2:1 में डिवाइड किया जाएगा। तो देखो सीताराम कितने का हेल्प करने वाला है, 2,100 इंटू 2:3 वी विल गेट 1,400, और गंगाराम हेल्प करेगा 2,100 इंटू 1:3, तो वो आने वाला है 700। तो ये जो राजाराम जो इंसॉल्वेंट हो गया उसको 2,100 का शॉर्टेज है, तो उसको सीताराम और गंगाराम ने 1,400 और 700 दे के उसका लाइबिलिटी इन्होंने पे किया है। यही आज के प्रॉब्लम का मेन पार्ट है जो आपको अच्छी तरह समझना है। अब जाते हैं वापस अकाउंट में। इधर तक हम लोग आ गए थे
चलो अभी वो पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहले राजा राम को क्लोज करते हैं। राजा राम का देखो डेबिट साइड हेवी है 18,000, सेम मैं लिखूंगा क्रेडिट में 18,000, और अभी हमने निकाला उसको कितने का हेल्प चाहिए 2,100 का, उसमें से 1,400 का हेल्प करने वाला है सीताराम, तो मैं लिखूंगा बाय सीताराम 1,400 और बाय गंगाराम 700। कंप्लीट हो गया। अब देखो राजा राम दोनों साइड से क्लोज हो गया। अब हर एंट्री का सेकेंड एंट्री होता है, तो अब इसका मुझे सेकेंड एंट्री करना चाहिए। ये जरा अच्छी तरह समझ लो, मैंने पहला एंट्री जो 1,400 का है जो बाय सीताराम लिखा और अमाउंट मैंने लिखा राजा राम के कॉलम में। बस मुझे इसका एग्जैक्टली उल्टा करना है। मैंने लिखा बाय सीताराम लेकिन अमाउंट लिखा मैंने राजा राम के कॉलम में। तो अगर मैं इसको उल्टा करूँ तो क्या होगा, तो अब मैं लिखूंगा डेबिट साइड में, क्योंकि क्रेडिट साइड है तो दूसरा एंट्री डेबिट साइड में आने वाला है। सो डेबिट साइड में मैं लिखूंगा टू राजा राम लेकिन अमाउंट लिखूंगा सीताराम के कॉलम में 1,400। इसी तरह सेकेंड एंट्री भी समझ लो, बाय गंगाराम। अब मैंने लिखा था बाय गंगाराम लेकिन अमाउंट लिखा मैंने राजा राम के कॉलम में 700, तो अगर मैं इसका उल्टा करूँ तो क्या हो जाएगा, अगेन मैं लिखूंगा टू राजा राम लेकिन अमाउंट लिखूंगा गंगाराम के कॉलम में। तो चलो ये जो दो एंट्री मैंने पास किया है, देखो ये मैंने वर्टिकल में पास किया है, दोनों पार्टनर का नाम एक के नीचे एक है, अमाउंट भी मैंने वर्टिकल में लिखा है 1,400 और 700। अब जब इसका सेकेंड एंट्री में डेबिट साइड में करूंगा तो वो हॉरिजेंटल फॉर्म में होगा, जिसका नाम नहीं लिखा है उसका नाम लिखूंगा और जिसके कॉलम में अमाउंट नहीं लिखा है अब मैं उसके कॉलम में अमाउंट लिखूंगा। तो देखो सेकेंड एंट्री टू राजा राम, ये जो पहले 1,400 का एंट्री सीताराम के कॉलम में आया और जो 700 गंगाराम का जो था वो गंगाराम के कॉलम में आ गया। इसका मतलब राजा राम को सीताराम और गंगाराम ने हेल्प किया है। कितने का, सीताराम ने हेल्प किया 1,400 का और गंगाराम ने हेल्प किया 700 का। तो ऑब्वियसली फाइनल सेटलमेंट में उनको जो भी पैसा मिलने वाला था उस पैसे में से उनका इतना इतना पैसा कट जाएगा। सीताराम का 1,400 कटेगा और गंगाराम का 700 कटेगा। चलो अभी उनको क्लोज करते हैं। गंगाराम 50,200 आ रहा है टोटल, क्रेडिट साइड हेवी है, सेम मैं डेबिट पे लिखूंगा, माइनस करूंगा 12,000 जो उसको लॉस था और 700 भी माइनस करूंगा क्योंकि उसने उतना राजा राम को हेल्प किया था। इसी तरह मैं सीताराम को भी क्लोज करूंगा 75,400, उसमें से भी मैं दोनों साइड लिख दिया 7,000 75,400, पहले लॉस माइनस करूंगा 24,000 और जो उसने राजा राम को हेल्प किया था 1,400 वो भी माइनस करूंगा। तो फाइनल में आएगा टू बैंक, सीताराम का 50,000 और गंगाराम का 37,500। अब ये मैंने पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखा है टू बैंक, तो सेकेंड एंट्री बैंक के क्रेडिट में जाएगा बाय सीताराम 50,000 एंड बाय गंगाराम कैपिटल 37,500। अब अगर मैं दोनों साइड बैंक का टोटल टैली करता हूँ तो टैली होना चाहिए, देखते हैं। देखिए बैंक के डेबिट में आपको दिख रहा है 500 है, 300 है और 100, लास्ट के थ्री डिजिट का बात कर रहा हूँ मैं। 500 है, 300 है, 100 है, मतलब 900 है, लास्ट में 900 आएगा। चलो अभी 1000 फिगर का टोटल करते हैं। 2 + 5 7, 7 + 1 लाख 6, 1 लाख 13 और 1 लाख 14, इसका मतलब 1,40,900 आ रहा है। ओके, अब यही टोटल मेरा क्रेडिट साइड में आना चाहिए। देखो लास्ट का 3 डिजिट 400, 500 मतलब 400, 500, 900 हो गया, तो लास्ट में 900 आ रहा है। 1,40,000 आ रहा है, देखते हैं। 10 + 17 27 + 50 इट इज 77 + 37, तो 77 + 7 करते हैं पहले 84, 84 + 30 1,14,900। सो इन दिस वे आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने